हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया था और हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सीलेशन या उत्सर्जी पदार्थों की कार्य की, उत्सर्जन पदार्थों की कार्य की या उत्सर्जन की कार्य की। तो अपना जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सीलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं उत्सर्जन की कार्य की। इतना क्लियर है। अब फर्स्टली हम लोग जान लें भी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न पदार्थों की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाओं का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। खाद्य पदार्थों के दहन के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ O2। मोस्टली जो जीवों में जो दहन हो रहा था वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा था? O2 की प्रेजेंस में हो रहा था, जिसके दौरान O2 की प्रेजेंस में दहन की प्रक्रिया के बाद ऊर्जा का निर्माण हो रहा था और CO2 क्या था? एक्सीलेट हो रहा था। जो CO2 एक्सीलेट हो रहा था, वी ऑल नो दैट CO2 इज ए एक्सीलेटरी प्रोडक्ट। CO2 क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। क्लियर है। तो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जीवों में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के निर्माण के बाद अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है या टॉक्सिक होता है, जिसे टाइम टाइम पर बॉडी के द्वारा एक्सीलेट कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज एक्सीलेशन, तो नाइट्रोजन युक्त उपापचयी अनुपयोगी पदार्थों को, किसको युक्त? नाइट्रोजन युक्त उपापचयी अनुपयोगी या यूजलेस अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजन युक्त अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहला रहा है? उत्सर्जन। डेफिनेशन क्या हुई इसकी? नाइट्रोजन युक्त अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहला रहा है? उत्सर्जन कहला रहा है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो उत्सर्जन होता है या उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए जो अंग हेल्पफुल होते हैं या जो अंग कार्य करते हैं उन अंगों को कहा जाता है उत्सर्जी अंग। किनके द्वारा निकाला जाता है भाई उत्सर्जी पदार्थों को? उत्सर्जी अंगों के द्वारा एक्सीलेट किया जाता है। इतना क्लियर है। अगर हम बात करें लोअर जो जीव है या निम्न श्रेणी के जो जीव है उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। हम लोगों को पता है, वी ऑल नो दैट कि जो लोअर कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है या निम्न श्रेणी के जो जीव है, यूनिसेलुलर या हम लोग बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो जीव हैं, उनमें ना तो रेस्पिरेशन के लिए कोई विशेष अंग पाया जाता है और ना ही उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग पाया जाता है। इनमें जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया हो रही थी या जो श्वसन की जो क्रिया हो रही थी वो किसके द्वारा हो रही थी? विषरण विधि द्वारा देह भित्ति से। किससे हो रही थी भाई? विषरण विधि द्वारा देह भित्ति से। इसी प्रकार इन जीवों में एक्सीलेशन के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। इनमें जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी देह भित्ति के द्वारा विषरण विधि से कर दी जाती है। We all know that what is diffusion. Diffusion क्या होता है? Higher concentration to lower concentration without energy के जो पदार्थों का जो गमन हो रहा है उसे क्या करें? डिफ्यूजन। तो जो लोअर कैटेगरी के जो प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कार्बोहाइड्रेट है,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट व वसा पदार्थों के अपचयन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है उसके लिए भी कोई विशेष उत्सर्जी अंग की आवश्यकता नहीं होती। रीजन क्या है? हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने लास्ट जो रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने अच्छी सी रिएक्शन पढ़ी थी रेस्पिरेशन में कि C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में क्या हो रहा था? दहन हो रहा था। क्या बन रहा था? 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी का क्या हो रहा था? फॉर्मेशन होता है। एक्सीलेटरी जो प्रोडक्ट बना वो मेन एक्सीलेटरी प्रोडक्ट क्या था? CO2। क्या था? CO2 था, जिसको कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं थी, जिसके थ्रू आउट हम लोगों ने O2 ली या रेस्पिरेशन किया, उसी के थ्रू आउट उसको पैसेज कर दिया, तो कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं है। जबकि वी ऑल नो दैट जो एक्सीलेटरी प्रोडक्ट है CO2 वो भी ज्यादा मात्रा में अगर बॉडी में हो जाता है तो टॉक्सिक होता है, लेकिन इसे भी क्या कर दिया जाता है? विदाउट एनी एक्सीलेटरी ऑर्गन इसे क्या कर दिया जाता है? एक्सीलेट कर दिया जाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होता है हम लोगों ने जान लिया कार्बोहाइड्रेट और वसा के लिए कोई भी विशेष एक्सीलेटरी ऑर्गन की नीड नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा इसमें एक विशेष पदार्थ और पाया जाता है या विशेष यौगिक और प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या क्या प्रोटीन में क्या क्या मिल रहा है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है यूरिया का। हम लोगों को पता है यूरिया और अमोनिया का जो विशेष कंपोजिशन है वो क्या होता है? नाइट्रोजन एलिमेंट। क्या होता है? नाइट्रोजन एलिमेंट। तो नाइट्रोजन या यूरिया जो होता है इट इज ए एक्सीलेटरी प्रोडक्ट, इट इज ए टॉक्सिक प्रोडक्ट। मतलब ये जहरीला पदार्थ होता है जो बॉडी में ज्यादा देर अगर रहता है या इसकी जो कंसेंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाती है तो टॉक्सिसिटी शो करने लगती है या जहरीलीता प्रदर्शित करने लगती है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से मिलने के कारण प्रोटीन इससे किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया या यूरिक अम्ल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जो यूरिया है वो हार्मफुल होता है और इसको विदाउट एक्सीलेटरी ऑर्गन के इसको एक्सीलेट नहीं किया जा सकता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको उत्सर्जन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है। इन अंगों को ही क्या कहा जा रहा है? उत्सर्जी अंग। जो यूरिया होगा उसको उत्सर्जी अंग के थ्रू आउट क्या किया जाएगा? पास अवे किया जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बोले उत्सर्जन के महत्व की बात करें, मुख्य जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो क्यों की जाती है? तो जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो शरीर के आंतरिक वातावरण को, किसको? शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए या संतुलित व स्थिर रखने के लिए, किस के लिए? संतुलित व स्थिर रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है? हम लोगों को पता है अगर टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकलेगा या एक्सीलेटरी प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे तो जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है? तो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो आंतरिक वातावरण को, बॉडी के इंटरनल जो एनवायरमेंट है उसको और इस शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। इस विधि को या इस क्रिया को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। जो यह स्थिति है उसे क्या कहा जा रहा है? होम्योस्टेसिस, या हम इसे बोल सकते हैं समस्थैतिक। सम का मतलब समान,
स्थिति मतलब स्थिति बनाए रखने के लिए, शरीर की स्थिति को समान या स्थिर बनाए रखने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कौन सी है? उत्सर्जन। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? समस्थैतिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो उत्सर्जन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया था क्लोड बर्नार्ड ने। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? क्लोड बर्नार्ड। क्लोड बर्नार्ड ने सबसे पहले उत्सर्जन शब्द का प्रयोग किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सीलेशन या उत्सर्जन का महत्व। तो सबसे पहली बात, उत्सर्जन का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो बॉडी को क्या करना है? होम्योस्टेसिस करना है। इसके साथ ही साथ जो मेन है वो क्या है? उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जीवों के जीव द्वारा शरीर से जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं उसको निकाला जाता है और बॉडी को बैलेंस भी किया जाता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था किसका? एक्सीलेशन का। फर्स्ट तो क्या बता दिया हम लोगों ने? बॉडी को संतुलित बनाए रखने के लिए या उसको समस्थैतिकता प्रदान करने के लिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके द्वारा टॉक्सिक पदार्थों को एक्सीलेट कर दिया जाता है जिससे जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। इतना क्लियर है? ओके।